हेलो डियर एजुकेटर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि मेरा एक सीरीज चलता आ रहा है 2025 अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन, और उसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 5 2024 का, जिसका पेपर कोड है 822HZ। ठीक है, इसमें आपका सेट नंबर 5 का इस वीडियो में मैं आपको खंड आ सॉल्व करवाऊंगा। खंड आ में जो भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। एंड इसका सेकंड पार्ट आता है खंड बा का, जिसमें आपको टोटल जो आपके खंड बा के सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा क्या है, खंड आ, और खंड आ के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कब होती है, जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, लेकिन अगर करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या, अगर करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अगर करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या आता है तो वो हमेशा अपरिमेय होगा। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे बड़ी बात आती है कि सर अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, ये सब ऐसे नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी करड़ी के अंदर कोई अभाज्य संख्या आएगा तो वो हमेशा अपरिमेय होगा। अब यहाँ ऑप्शन की तरफ देखते हैं। √2, तो 2 कैसा अभाज्य संख्या करड़ी में, ये भी अपरिमेय होगा। √3 ये भी अपरिमेय होगा। √7 ये भी अपरिमेय होगा। तो √9 को देखा जाए तो √9 जो है, √9 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3 × 3, और यहाँ से 3 बाहर आएगा तो +-3, यानी यही एक नंबर ऐसा है जो परिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। क्लियर हो रहा है। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो ये हमेशा जब भी द्विघात समीकरण कहीं आपको दिखेगा तो द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके सामने लिखा है कि समीकरण निकाय x/a = y/b। ठीक है, तो आप ax + by = a² + b² दिया है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं केवल x को यहाँ रखूँ तो यहाँ y/b पहले ही लिखा हुआ है। ये अपॉन का a इक्वल के उधर जाएगा तो इंटू में a होगा क्या, यानी x की वैल्यू क्या होगी, y/b। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए फर्स्ट, और इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए a। क्या मान लीजिए, a। तो यहाँ लिख देंगे x = y/b समीकरण a में रखने पर, a में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण a में रखेंगे तो यहाँ मैं किनारे समझा दे रहा हूँ, a × x की वैल्यू कितनी है भैया, y/b, y/b, और प्लस में by पहले लिखा है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, = a² प्लस में b²। अब आपने इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, a का a में मल्टीप्लाई होगा तो a², और फिर क्या लिखा है y, और इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो उतना ही आएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई b में होगा तो b², फिर y, भाई तिरछा मल्टीप्लाई होता है ना, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, कैची मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। b का b में मल्टीप्लाई b², y अपॉन में b का मल्टीप्लाई 1 में होगा, केवल b आएगा, = a² प्लस में b²। अब इन दोनों में देखा जाए क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन, यहाँ भी y, यहाँ भी y कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा a² और प्लस में b², और अपॉन कितना है, b, = a² प्लस b², इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू पूछी जाए तो y = क्या होगा, a²
प्लस बी स्क्वायर, अपॉन का बी इक्वल किधर जाएगा तो इंटू में बी होगा, और ये इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, बी आई। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर वास्तविक मूल नहीं है तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और काल्पनिक कब होता है, जब विविक्तर डी जो हो वो 0 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, जब विविक्तर डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो उसके कौन से मूल होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और वास्तविक ना होने का मतलब होगा कि वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ डी की वैल्यू, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और ये किसके क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। अगर मैं यहाँ से तुलना कराऊँ का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराऊँ, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, a इक्वल टू, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ 1 लिखा है। तो a की वैल्यू क्या है, 1। मैं यहाँ पर v की वैल्यू पूछूं तो यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। और b की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। यहाँ पर c की वैल्यू मैं पता करूं तो यहाँ c और यहाँ क्या है, a, यानी c की वैल्यू क्या है, a। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ मैं रखता जा रहा हूँ वैल्यू, तो v की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1, इंटू c की वैल्यू कितनी है, a, और ये किससे लेस है, 0 से लेस है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4a इज लेस देन 0। क्लियर हो रहा है। इस -4a को इक्वल किधर भेज देंगे, -4a को, या ऐसे देखिए, इस +16 को उधर भेजिए तो -4a, और ये +16 उधर जाएगा तो -16, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और 4 चौके 16, तो a लेस देन क्या होगा, 4, यानी कि जो a है वो 4 से क्या है, लेस है। a कैसा है, 4 से लेस है। ठीक है, तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। कौन से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम मीन्स सीरीज। ठीक है, श्रेणी। अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √2 का 10वां पद होगा। ठीक है, तो आप 10वां पद है, यानी कि देखिए √2 के बाद 2 √2 आया, फिर एक, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 √2 लिखा है, तो 1 √2, 2 √2, 3 √2, उसके बाद 4 √2, उसके बाद 5 √2, उसके बाद 6 √2, उसके बाद 7 √2, उसके बाद 8 √2, उसके बाद 9 √2, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और लिख दीजिए 10 √2। यही आपका 10वां पद आपसे पूछ रहा है, तो यही 10वां पद दिख रहा है आपको। 10वां पद आपसे पूछा है, तो 10वां पद कितना आया, 10वां पद कितना आया, 10वां पद ये आया 10 √2। अब अगर इसको देखा जाए तो इस 10 को अगर मैं रूट के अंदर लाऊंगा तो 2 इंटू ये 10 जो लिखा अगर मैं केवल x लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि √x इंटू √x, है ना। तो अगर केवल 10 लिखा है इसका मतलब 10 इंटू 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 100 200, तो रूट के अंदर कितना आएगा, 200। रूट के अंदर कितना आएगा, 200। और क्या ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। कहाँ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 200। समझ आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और बारंबारता है 2, 4, 6 और 10। तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया और यहाँ बारंबारता लिख लिया है। अब आपको एक्स आई निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर वो होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई। ठीक है, यही होता है। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो पहले एक्स आई निकालिए। तो एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देना है और बटे 2 का देना है। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 5 बटे 2 2.5, ऐसे 10 5 15, 15 बटे 2 7.5, 15 10 25, 25 बटे 2 12.5। ठीक है,
15 20 35, 35 बटे 2 17.5, ये एक्स आई आ गया। अब आपको एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है। 25 दूना 50 यानी कि 5.0 आया। 7.5 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना होता है 30, तो 30.0 आया। ठीक है, फिर अगला 6 पंचे 30 और 12 छक 72, 72 और 3 कितना होता है 75, 750 आया। और एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ 175 आ जाएगा, केवल 175 पॉइंट में 0। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ आपको योग निकालना, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 से n एफ आई निकाल दिया जाए तो 10 6 16 4 20 2 22 आएगा। और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला जाए, एफ आई एक्स आई निकाला जाए तो सबको जोड़ेंगे 0 0 0 0 0, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल आया 1, 3 और 1 4 7 11 11 7, 18 के 8 हासिल आया 1, 1 और 1 हासिल 2, 2800 कितना आया 50 आया। तो यहाँ रखता हूँ वैल्यू, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 2850 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया 22। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पंच में 10, कितना आया 1425 अपॉन में कितना आया 11। अब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 1 कम 11, 3 14 है ना, आ गया 32, 11 दूना 22, 10 बचा 105 हो गया। और 11 9 99, 11 9 99 दशमलव 11 9 99 कितना 105 आया था, कितना बचा 6 बचा और 11 पचे 55। ठीक है, तो कितना आया 129.5 आया, 129.5 आया और यही इसका माध्य आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर। क्या दिख रहा है, सी नंबर 129.5। ठीक है, समझ आ रही बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन एफ डी हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब? जब एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल ए बराबर एंगल डी या एंगल बी बराबर एंगल डी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पहले बना लिया है क्या, ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, तो त्रिभुज ए बी सी बना दिया और त्रिभुज डी ई एफ बना दिया। क्लियर हो रहा है बात। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दो त्रिभुज ऐसे हैं कि ए बी अपॉन डी ई, इसका ए बी और इसका डी ई, इन दोनों का अनुपात, और फिर बी सी अपॉन एफ डी, ये इसका बी सी, इसका कौन सा बी सी, और इसका कौन सा एफ डी या डी एफ, एफ डी या डी एफ। इस भुजा का इससे अनुपात और इस भुजा का इससे अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या है, इक्वल है। अब मुझे केवल और केवल एक एंगल चाहिए, तो एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का, इस भुजा और इस भुजा के बीच का एंगल, ये एंगल बी, एंगल बी, और इस भुजा और इस भुजा के बीच का एंगल, ये एंगल डी, एंगल डी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इनकी भुजा समानुपाती हो और उनके बीच का एंगल भी सेम हो, तभी वह कैसा हो सकता है, समरूप हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, ये मैंने यहाँ लिख लिया है कि 0,4 0,0 और 3,0, तीनों त्रिभुज के क्या है, वर्टेक्स दिए गए हैं। ठीक है, शीर्ष दिया है। अब हमको इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, इसकी साइड अगर मैं मान लूँ कि इसकी साइड है D1, क्या है D1, इसकी साइड में मान लो इसकी साइड है D2, और इसकी साइड में मान लो कि इसकी साइड है D3। तो परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3, यानी कि तीनों ही साइड को जब आप ऐड कर देंगे तो वही आपका क्या होगा,
परिमाप होगा। ठीक है, अब मैं D1 निकालने चल रहा हूँ। क्या निकालने चल रहा हूँ? पहले मैं D1 निकालूंगा, फिर मैं D2 निकालूंगा, फिर मैं D3 निकालूंगा। आ जाइए D1 की तरफ बढ़ते हैं। D1 मान लीजिए निकाल रहा हूँ, तो इसको x1, इसको y1, या इसको x1, इसको x2 मान लीजिए। ठीक है, किसी को किसी में से। तो मैं इधर से मानता हूँ, मैं 3 में से 0 घटाऊंगा, रूट के अंदर 3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा नहीं? 3 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 3 - 0 3 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, प्लस 0 - 4, और 0 - 4 -4 ही आएगा, और -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। ठीक है, तो 16 + 9 क्या होगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5 आता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? D2। इसको मात्रक, अगर कोई यूनिट नहीं दिया तो इसको मात्रक मान लेंगे, 5 मात्रक। अब D2 निकालता हूँ, तो D2 भी वही हमको रूट में डालना है इसको। अब D2 कहाँ है? ये है, तो एक बार 3 - 0 कर दीजिए, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस फिर एक बार 0 - 0 कर दीजिए, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब बताइए, 3 - 0 कीजिएगा तो 9 ही तो आएगा, और बाकी 0 - 0 भी कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही आएगा। तो 9 + 0 9 होता है, और 9 का वर्गमूल क्या आता है? 3 मात्रक। कितना आएगा? 3 मात्रक। तो यहाँ से आपका D2 निकल गया। अब फिर हमको D3 निकालना है, तो D3 फिर इसको भी रूट में डालेंगे। D3 आपका यही है, तो 0 - 0 0 - 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 - 0 इसका होल स्क्वायर। मतलब पहले वाले को पहले वाले में से घटा दीजिए, और दूसरे वाले को दूसरे वाले में से घटा दीजिए, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यही हमारा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, और 4 - 0 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या, रूट में 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मात्रक। क्या आएगा? 4 मात्रक। तो अगर आपको परिमाप निकाल देना है, तो परिमाप क्या होगा? D1 + D2 + D3। तो D1 कितना है? 5, D2 कितना है? 3, और D3 कितना है? 4। 5 - 3 = 8, और 4 = 12 मात्रक, और 12 मात्रक ही इसका क्या होगा? परिमाप होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, लिखा है कि 3 cot A = 4, तो sec A का मान होगा। तो किसका मान होगा? sec A का। तो यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पहले ही। कह रहा कि 3 cot A = 4। ठीक है, तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ से tan A बराबर पता करूँ, तो tan A बराबर क्या होगा? 4, ये इंटू का 3 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन 3 होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी कि अगर यहाँ मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, तो इसमें अगर इसको थीटा मान लूं, तो लंब कितना है? 4 है, आधार कितना है? 3 है। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करते हैं? कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर रूट में प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और आधार कितना है? 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 16 9 कितना होता है? 25, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। यानी कर्ण कितना आया? 5। तो अब आपको निकालना है क्या? सेक ए। क्या निकालना है? सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना मिला आपको? 5, और बटे आधार कितना है? पहले से ही 3। तो 5/3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो रहा है? 5/3, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है? फिर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि tan α + cot α = 5 हो, तो tan² α + cot² α का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि tan A + cot A = 5, तो tan² A + cot² A बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या करिए? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ही साइड का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए, और इधर का भी क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या ये A + B का होल स्क्वायर बन जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा tan² A + cot² A + 2 × tan A इंटू में cot A।
इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1 इज इक्वल टू होगा 25। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 25, और ये प्लस 2 इक्वल किधर जाएगा -2, और 25 - 2 कितना होगा 23, और यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यदि लिखा है कि इफ 11 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है, इसमें कौन सा आंसर होगा 23 नंबर सी। ठीक है, 11 कह रहा कि यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो तो जीरो, अगर तथा थीटा जो है 0 डिग्री हो सकता है तो 0 से कम हो सकता है, π/2 हो सकता है यानी कि 90 हो सकता है, या 90 से कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो थीटा का मान क्या हो सकता है, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। यहाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री होती है, और कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ π/4 का मतलब होता है 45, पाई का मान होता है 180, पाई की वैल्यू कितनी होती है पाई बराबर होता है 180। अब यहाँ पर आपको मैं मान लिया π/2 दे दूँ, यानी 180/2 दे दिया, और 2 9 18, 2 शून्य में शून्य। π/4 दे दूँ तो π/4 मतलब 180/4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 यानी कि 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ समझिएगा π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/2, और कोसेक 45 होता है केवल और केवल करोड़ी में 2। तो क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर, यानी कि ये ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब π/2 रखता हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है π/2 मतलब 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और कोसेक 90 का भी मान कितना होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों पर ही क्या है वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि साइन 90 की भी वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं तरह लिखा हुआ हूँ क्वेश्चन को, इसी को समझते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 किस कंडीशन में हो सकता है। कोई भी थीटा की वैल्यू अपने मन से रखिए जो इसको सेटिस्फाई कर सके। मैं अपने मन से रखता हूँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। क्या रखता हूँ 45 डिग्री। तो साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे 45, माइनस कॉस की जगह पर कॉस, और थीटा की जगह पर 45, ये बराबर किसके है 0। साइन 45 अंश का मान भी 1/2 होता है, माइनस कॉस 45 अंश का मान भी 1/2 होता है, ये बराबर किसके है 0 के। तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये भी आया 0। तो क्या 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है RHS। इसका मतलब अतः थीटा की जो वैल्यू ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं 45 डिग्री। तो मैं इसमें अब साइन की जगह पर थीटा की जगह पर 45 रख रहा हूँ। तो साइन के पावर 4 इंटू 45 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 इंटू में 45 डिग्री। अब साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और इसके पावर कितना है 4, तो 4 लगा दीजिए। कॉस 45 भी होता है 1/√2, और इसके पावर क्या होता है 4 लगा दीजिए। तो 1 का पावर होता है 1 के पावर 4 भी कितना भी करिए 1 ही आएगा, और √2 के पावर 4 यानी कि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 प्लस 1 ये भी आएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो 1/√2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 आएगा, प्लस 1/√2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 आएगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई ये भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये इक्वल होगा 1/2 जार 4 प्लस 1/2 जार 4। अब यहाँ अगर देखा जाए तो क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक साथ रख दीजिए, और 1 + 1 ऊपर ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना होगा 2 अपॉन में 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो 1/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, मुझे ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 नंबर, कि यदि किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की
वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त बनाइए। पहले क्या बनाइए? एक वृत्त बनाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। एक यहाँ पर बना लिए वृत्त, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक Q से, कहाँ से? एक बिंदु है कोई Q से, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पर, यहीं से वृत्त है और इस पर जो स्पर्श रेखा हो कितने सेंटीमीटर की है? 24, ठीक है। इसको कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ P। क्या मान ले रहा हूँ? P। फिर आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए ये आपका वृत्त का केंद्र है और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा और यहाँ से ये वाली दूरी कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25। कितना दिया हुआ है? 25। और बिंदु Q से उस स्पर्श बिंदु की जो दूरी है कितनी है? 24। कितनी है? 24। ये वाली दूरी कितनी है? 24, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे कह रहा तो वृत्त की त्रिज्या होगी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है आपका Q और उस पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है तथा Q की वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी है। जो Q की, इस बिंदु Q की इस वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा बताइए, आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो बना कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पर अगर मैं कर्ण पूछूं कितना है तो आप बताओगे कर्ण है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और कर्ण जो 90 डिग्री के साथ लगी हुई भुजा होती है वो अक्सर क्या होती है? अक्सर क्या? हमेशा ही होती है लंब, यानी कि लंब कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर। तो अब बचा कौन? आधार बचा। एक त्रिभुज तो बन रहा है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार आपका क्या है? इसको नाम दे दें O। तो आधार क्या आपका? OP। क्या है? OP। तो आपको OP की वैल्यू फाइंड करनी है और यही आपकी क्या है? त्रिज्या भी है। यही आपकी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर तो कर्ण कितना है? 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? OP का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस OP का स्क्वायर यानी OP स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 24 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 24 गुणे 24 और 24 गुणे 24 करेंगे तो आएगा 576। 25 का स्क्वायर लिखा है यानी कि 25 गुणे 25 और ये कितना गुणा करेंगे तो आएगा 625, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 625 ये प्लस 576 इक्वल किधर आएगा? तो माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर होगा। 15 में से 6 गया 9, यही आएगा। और यहाँ कितना बचा? और यहाँ 11 में से 7 गया 4, 49 आया। ए बराबर OP स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर रूट बना देगा। तो 49 बराबर क्या आएगा? OP स्क्वायर। OP और OP बराबर कितना आएगा? 49 का स्क्वायर हो जाता है 7 सेंटीमीटर और यही 7 सेंटीमीटर ही आपकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो मैं पूछूं त्रिज्या कितना है तो आपको होगा 7 सेंटीमीटर और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबू देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, सबसे पहली बात तो आपको O केंद्र वाला एक वृत्त बना देना है, जितना कहा उतना करते जाइए। फिर कह रहा है यदि एक बिंदु P से, कहाँ से? P से, तो यही एक बिंदु ले लीजिए P। क्या ले लीजिए? P। जो जो कहता जाए आप करते जाओ। फिर कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए PA, इसको नाम दे दीजिए A।
और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इसको नाम दे दीजिए PB, इसको नाम दे दीजिए B। ठीक है, तो PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। कितना डिग्री पर झुकी हैं? 80 डिग्री पर। यहाँ कितना डिग्री बन रहा है? 80 डिग्री। 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA होगा, एंगल POA होगा। यहाँ पर आपका सेंटर क्या है? O, तो POA पूछ रहा है, POA, POA ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये पूरा 80 है और ये बीचों बीच से होके आ रहा है तो ये भी 40 डिग्री होगा और ये भी कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें से 90 ये बन गया और 40 ये बन गया, तो ये कितना बचा? 90 40 130, और ये कितना बचा उसमें? 180 माइनस 130, और ये कितना बचा? 50 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना आएगा? 50 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और यही तो आपसे पूछा था, एंगल POA बराबर 50 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा B। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा 15 नंबर, कह रहा कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, 2 से काटेंगे 2 3 6। देखिए फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस ऑप्शन को देखें बी वाले को, तो 2 से काटिएगा तो 2 3 6 2 6 12 2 शून्य शून्य, तो ये भी थीटा अपॉन 360 आएगा इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। करा एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। कह रहा एक पाइप है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। एक ठोस पाइप है, उसका व्यास कितना है? व्यास यानी कि 2r कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो r कितना होगा? 4/2 यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, r कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। और उसकी लंबाई यानी कि 20 सेंटीमीटर दिया है, तो लंबाई ही हाइट होगा। लंबाई ही क्या होगा? हाइट। यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? h बराबर, वो कितना दिया है? ऊंचाई है आपका, क्वेश्चन कहाँ, ऊंचाई है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है? शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु के आयतन का सॉरी क्या है? पाइप। पाइप कैसा होता है? बेलनाकार होता है। पाइप कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार पाइप, इसका आयतन पूछा जाए, आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है भैया? 20। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 8 यानी कि 80 पाई। 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का भैया होगा राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? हमको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है सर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला कह रहा है आपसे कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग आपको पता करना है। तो इसके लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। मैंने यहाँ लिख लिया है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसकी बारंबारता है 2, 8, 12, 18 और 10। तो यहाँ सबसे पहले संचयी बारंबारता यानी कि CF निकाल लीजिए। तो यहाँ 2, 8 और 2 10, 10 12 22, 22 18 40, 40 और 10 कितना होता है? 50। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अगर आप इसको इवन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इवन, तो आपको n/2 निकालना चाहिए। अब n कितना है आपका? 50 अपॉन में कितना? 2,
और कितना आ रहा है 25। तो आपको देखना है कि यहाँ तो 2 तक आएगा, यहाँ 10 तक आएगा, यहाँ 22 तक ही आएगा, यानी 25 जो होगा वो 40 में ही आएगा। किस में आएगा? 40 वाले में आएगा। तो 40 वाला ही आपका क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग कौन सा है? 30 से 40। कौन सा है? 30 से 40। तो यही आपका 30 से 40 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ 19 कि एक बारंबारता सारणी का माध्यक तथा माध्यक तथा माध्य कितना दिया हुआ है? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। माध्यक दिया हुआ है और माध्यक कितना दिया हुआ है? 30। और माध्य कितना दिया हुआ? सॉरी, यहाँ माध्य दिया हुआ है कितना? 30। और माध्यक कितना दिया है? माध्यक है 35। ठीक है, माध्य दिया है 30 और माध्यक कितना दिया हुआ है? 35। इसका बहुलक आपसे पूछ रहा है, तो बहुलक का डायरेक्ट फार्मूला ही है, देखिएगा, बहुलक का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 3 गुणे माध्यक कितना है? 30 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है? 35। तो 30 तियां 90 माइनस 35 दूना 70 और 90 माइनस 70 कितना होगा? 20। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। तो 19 का कौन सा सही होगा? 20। 19 का कितना होगा? 20। बहुलक 30 कितना दिया हुआ है? माध्यक, माध्य तथा माध्यक दिया है, तो माध्य कितना दिया हुआ है? 30। माध्य कितना दिया हुआ है? 30। तो 3 माध्यक, सॉरी, माध्य दिया है 30, माफ कीजिएगा, यहाँ 30 दिया हुआ है और यहाँ 35 दिया हुआ है। ठीक है, गलती हो गया। तो 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 105 यहाँ आएगा, माइनस 20 30 दूना 60। ठीक है, घटाइएगा तो 5 में से 0 जाएगा, 5 आएगा, ये गलत है। और यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, तो 45 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कहाँ आपको दिख रहा है? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, गलत हो गया था। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? देखिए, अगर निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता जाननी है तो वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये आपको लर्न नहीं रखना है कि किसी घटना की निश्चित रूप से अगर होने की प्रायिकता आपको पता करनी है तो वो ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका खंड आ नंबर कंप्लीट होता है। कौन से सेट का? सेट नंबर 5 का। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो वहाँ हम लोग खंड बा को डिस्कस करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेंगे। एक एक क्वेश्चन को बखूबी तरीके से पढ़ करके उसको रिवाइज करके प्रिपेयर रखें, जिससे कि आपका एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पेन रुकने का नाम ना ले। आप इतनी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि लोग देख करके कहें कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो अभी टारगेट है वो हम लोग पूरी तरह से अनसॉल्व पेपर को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो ऐसा करने में हम लोग टोटली सफल रहेंगे और एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे खंड बा पर। धन्यवाद।